बरसाने के पास एक गाँव में, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियाँ जो हैं ब्रज में भी हैं, राजस्थान में भी, हरियाणा में, मेवात तक में हूँ। तो इसलिए मेरे साथ एक अच्छी बात यह भी है कि मैं चार संस्कृतियों के बारे में मेरी समझ है। मेवाती की है, ब्रज की है, हरियाणा की है, राजस्थान। तो मैं जब उनको लेकर आया, अब मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मुझे इन पर लिखना। अब देखिए, मैंने कहा 73-74 में उनकी शो देखा और कहाँ मैं लिखा। फिर मुझे याद आया कि 30 साल के बाद तो मैं दिल्ली गया, मैं एक अकादमी का मेंबर था। तो मैंने फिर इनको ढूंढा और करते करते पता चला कि शिकोहाबाद की रहने वाली है। वहाँ मैं इनको ढूंढा, इनके हमने शो दिल्ली में कराए, मंडी हाउस में। और उसके बाद शो करने के बाद मैंने इनसे कहा कि आंटी मैं आप पर कुछ लिखना चाहती हूँ। इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, औरत का मामला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वैसे भी हमारी तो नौटंकी ड्रामाओं को वैसे बहुत ख़राब माना जाता है। आज अलग बात है कि अब फिल्मों की दुनिया ने और टीवी सीरियल्स की दुनिया ने अब कलाकार का दर्जा दे दिया, वरना उस वक्त तो मुझे आज भी याद है हमारे पूरे ब्रज में ये कहा जाता था जब कोई इस तरह की नौटंकी आती थी, कहते रणधीर को नाच होना। ये हमने सुना है। अशोक चक्र के जो साले हैं, मुकेश गर्ग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि मुरमन जी बिल्कुल हमने भी ये बात सुनी, तो उसको इज्जत की नज़र से नहीं दी। अब मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने मना किया। इन्होंने बाद में दरअसल उसी दौर में इन्होंने डॉक्टर से शादी की। शिकोहाबाद बहुत बड़ा परिवार, माथुर परिवार, राजा साहब के नाम से जाना जाता है। मैं इनको घर लाया अपने घर। मुझे 1 साल लगे, इन्होंने कुछ बता के राजी नहीं। तो मैं इनसे भी टुकड़ों में पूछता था कि आंटी ये बताओ डॉक्टर साहब ने आपके साथ शादी क्यों की? तो मजाक में बताने लगी वो धीरे धीरे। फिर उनको लग गया कि नहीं ये लड़का मानेगा नहीं, तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बतानी शुरू की। और उन्होंने जो बातें बताई, जो कि मैंने इसमें भी दर्ज किया है, मतलब आप कल्पना करिए कि जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने एम्बेसडर गाड़ी खरीदी। 16 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी नौटंकी की। और इसमें एक और चीज़ बता दो, हाथरस शैली की नौटंकी में अभिनय नहीं है, गायन का खेल है। उस वक्त लिए जब 13,000 के एम्बेसडर आती थी और 75 पैसे लीटर पेट्रोल हुआ था, डीजल से नहीं बनती थी एम्बेसडर। अब आप अंदाज़ा लगाएं उस दौर में ऐसा जलवा किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का भी नहीं रहा होगा। मतलब जिस वक्त ये शो करने आती थी लोग इनको टूट पड़ते थे। तो ये एक उसकी ताकत है। मैं जब, क्योंकि कलकत्ता मेरा बहुत कम आना जाना रहा, मैं शायद दूसरी तीसरी बार आया मुश्किल से। अब कलकत्ता हम सब जानते हैं कि मैं थोड़ा सा ये प्रसंग इसलिए अब डाइवर्ट कर रहा हूँ कि लेखन पर तो बहुत कुछ इस तरह की भी बातें की जाए कि हम यहाँ आज जो इकट्ठे हुए हैं इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। हम सब जानते हैं मित्रों की कलकत्ता और खासतौर से बंगाल मारवाड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। पूरा कलकत्ता या पूरे उसमें आपको मारवाड़ी मिलेंगे। और ये चीज़ हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए कि बिजनेस अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन ये लोग अपने संस्कृति को लेकर, ये लोग जितने संवेदनशील होते हैं, यानी कुछ भी करने को तैयार है। जिस संस्था ने मुझे आज से सम्मानित करना, भारतीय भाषा परिषद, उसकी जो मालकिन है कुसुम खेमानी, वो राजस्थान के यानी राजस्थान के बॉर्डर पर भिवानी के गांव की शेखावटी की महिला। कलकत्ता में जितने भी सब स्कूल हैं ज़्यादातर मारवाड़ी होते हैं, ज़्यादातर साहित्यिक संस्थाएं हैं सबके सब मारवाड़ी होते हैं। मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेवात मेरा बहुत कम महीना 1.5 महीने माना होता है, लेकिन मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? भले ही मुझे सब कुछ दिल्ली में मिल रहा है, मैं अभी 4 साल पहले रिटायर हुआ डिप्टी डायरेक्टर के साथ। ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक था। बहुत साधारण परिवार से रहा हूँ मैं अपने परिवार में पहला पढ़ा व्यक्ति था। तो अगर मैं अपनी मेवात में रखा भी क्या है, गांव देहातों में क्या रखा है भाई? जो हम सब लोग गांव देहातों से पलायन कर करके शहर की तरफ आए हैं, लेकिन पलायन करके शहर की तरफ आना एक मजबूरी है। आदमी जब आता है तो किसी मजबूरी वश ही आता है, लेकिन अपनी ज़मीन को
वो कोई नहीं भूला। मुझे नहीं लगता कि आप जितने लोग हैं, कभी कभी आपके भी मन में वो भूख उठती होगी कि जिस ज़मीन से आप उखड़ के यहाँ आए, कभी उस जगह को देखा भी नहीं। तो ये जो अपनी माटी से, अपनी ज़मीन से जो प्यार है, अपनी जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि इसको बंद कर देना, वो बना रहना चाहिए। और सवाल इस चीज़ का है कि देखिए, ऐसे कामों के लिए अब आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, हम लोग काम तो कर ही रहे, हम भी कर रहे सर, नौकरी तो मैं भी कर रहा था। मैं भी जब रिटायर हुआ था तो मुझे 1.5 लाख की तनख्वाह मिलती थी, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं क्यों अपना सिर खपाऊँ इसमें? मैं जब ये वृंदावन लिख रहा था, मैं क्यों बंगाल तक, वर्धमान और शांति निकेतन मैंने क्यों धूल पाती? क्यों मैं पत्नी के साथ काफ़ी दिनों तक वृंदावन में जाके रहा? मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि भाई मुझे अच्छा लिखता है लिखना, मैंने मेहनत की, मैंने सारे वृंदावन के सारे घाटों को देखा, उन घाटों को देखा जो आज नहीं है, सारे मंदिरों को देखा, सारे बाजारों को देखा, सारी गलियों को देखा, उन बदलावों को देखा जो पहले नहीं थे। तो सवाल इस चीज़ का है कि घर परिवार तो सब आदमी चला रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के एक मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं कहूँ एक लेखक होने के नाते, मैंने कहा कि नौकरी अच्छी खासी करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मुझे 50,000 पेंशन मिलती है, मैं कहा है, लेकिन वो जो सम्मान मुझे आज मिला है, और इसी लिखने पढ़ने के सहारे मैं लंदन भी घूम के आ चुका हूँ, इटली भी जा चुका हूँ, सम्मान पुरस्कार सब, तो वो क्या है? वो वही है कि जो मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति एक लेखक होने के नाते, वही जिम्मेदारी लगभग समाज के सभी वर्गों को। और मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़, अगर मारवाड़ी देखिए ये सब लोग करते हैं, तो ये इतने दूरदर्शी, तो बहुत दूरदर्शी है ये। मतलब आज पूरा का पूरा कलकत्ता और पूरा बंगाल अगर जाना जाता है तो इन मारवाड़ियों की ही वजह से जाना जाता है। बड़े बड़े संस्थान उनकी ये लोग चला रहे हैं। तो मैं जब इन्होंने मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब मुझसे गीतांशु जी ने ये बात कही कि हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, हमारे ब्रज के लोग हैं, ब्रजमंडल उन्होंने बनाया है, हम चाह रहे हैं कि आप उनके बीच में आए, तो मुझे भी स्वाभाविक रूप से खुशी इस बीच में हुई कि भाई मैं भी तो अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ ना, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो बंगाल का, मेरा आपको लेना देना नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो मित्रों, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी पीढ़ी में, हमारी जनरेशन में, जो ये जनरेशन अब आने वाली है और जिस वक्त अब है, मुझे लगता है कि इनको हमें अपने कल्चर से, हमारी ज़मीन से, जिस ब्रज में जिन्होंने अभी कहा कि 350 साल तक साहित्य रचा गया है, आज वो ब्रज सिर्फ एक बोली बनकर रह गई है। अब कोई नहीं लिखता है ब्रज में, अब कोई नहीं लिखता है, सिर्फ एक बोली का रूप ले रहे हैं। तो इस तरह से मेरा ये मानना है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि आप लोग इतनी दूर से आकर, ईमानदारी की बात तो ये कि देखिए आप चाहे अब या कुछ भी बन जाए, लेकिन रहेंगे आप प्रवासी, रहेंगे आप प्रवासी ही। आपको बंगाल की जो बंगाली अस्मिता है वो आपको नहीं स्वीकार करेगा। उस आत्म स्वाभिमान को, उस सम्मान को, उस अपने संस्कृति को, उस कल्चर को आप लोगों को बचा के इसलिए भी रखना है ताकि जब कभी आप अपनी जड़ों की तरफ पीछे घूम के देखें तो आपको वो चीज़ें याद आए। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी इस बात की है कि अगर मैं आज भारतीय भाषा परिषद में आया हूँ और आप लोगों के बीच मुझे आने का ये सौभाग्य मिला है, तो मेरे लिए तो भाई सीधी सी बात ये एक उपलब्धि की तरह मैं इसको मानता हूँ। मैं कभी लिखूँगा इस बारे में तो ज़रूर इन सब चीज़ों का जिक्र करूँगा। तो मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और अगर कुछ गीतांशु जी जैसे कह रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ना हो